गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर माइक्रोब्स कैसे करके हेल्प करता है प्रोडक्शन इन अ बायोगैस। हालांकि आप जानते हो लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, जिससे कि मैक्सिमम वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट होने से प्रिवेंट किया जा सकता था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। जरा देखो बायोगैस ये एक्चुअल में है क्या। बायोगैस मतलब लाइफ से रिलेटेड अगर कोई गैस है तो उस चीज़ को अपन सिंपली क्या कह सकते हैं, बायोगैस। ठीक है, समझना, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक समझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, बस हमें समझने की ज़रूरत है ना। देखो बायोगैस एक्चुअल में है क्या, समझो। बायोगैस एक मिक्सचर है गैसेस का जिसमें प्रीडोमिनेंटली मीथेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बाय यूजिंग द माइक्रोबियल एक्टिविटी विच में यूज्ड एज अ फ्यूल। अब माइक्रोबियल एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, उसमें ये फ्यूल के जैसा इस्तेमाल हो रहा है। आ रही बात समझ में। जैसे अब फ्यूल के जैसा इस्तेमाल हो रहा है तो आप जानते हो कि गांव में एनिमल डंक्स वगैरह सबसे ज़्यादा इसमें क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में। देखो you have learned that a microbes produce a different type of a gaseous end product during the growth and metabolism। जैसा कि आप जानते हो कि अगर माइक्रोब्स जो है वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसियस, और गैसेस के साथ साथ उसके एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। अब देख लो, अब जब ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल हुआ तो मतलब कहीं ना कहीं क्लियर है कि मीथेन एज अ मेन सोर्स रहा जो बर्निंग के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कोई ऐसे हार्मफुल और डेंजरस सब्सटेंस होते हैं जो परेशान कर सकते ह्यूमन को। देखो, द टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स दे यूटिलाइज। ठीक है, यानी जो टाइप ऑफ गैसेस है जो प्रोड्यूस करता है और डिपेंड करता है माइक्रोब्स पे और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स पे जो कि यूटिलाइज होता है, जिसका एग्जाम्पल है इन द एग्जाम्पल ऑफ cited related relation of fermentation of dough, cheese making and production of beverages, जिसमें कि मेन गैस जो होगा प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, CO2। अब देखो कि जैसे ये सब में CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, अरे बात समझ में। लेकिन अगर सर्टेन बैक्टीरिया जो कि एनएरोबिकली ग्रो किया जाएगा सेलुलोजिक मटेरियल पे, तब वो लार्ज अमाउंट में मीथेन, CO2 और H2O प्रोड्यूस करेगा। ध्यान रखना क्या चीज, लार्ज अमाउंट में मीथेन, CO2 और H2 प्रोवाइड करेगा। कब, जब एनएरोबिक सेल्यूलोज का फर्मेंटेशन किया जाएगा तब। और ये जो बैक्टीरिया है, इसी बैक्टीरिया को कलेक्टिवली अपन क्या कर सकते हैं, मिथेनोजन। क्यों, क्योंकि ये एनएरोबिक तरीके से सेल्यूलोज में पाया जाता है और बेसिकली क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। किसका, मीथेन गैस का। अब देखो कि वन सच अ कॉमन बैक्टीरियम, जिसे अपन क्या कर सकते हैं, मेथेनोबैक्टीरियम कहते हैं। ये एक्चुअल में वो बैक्टीरिया है जो जनरली क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है मीथेन, है ना। और ये बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड होता है एनएरोबिक स्लज ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट। याद रख लेना, जब एनएरोबिकली अपन स्लज को ट्रीट कर रहे होते हैं तब जाकर के ये बैक्टीरिया क्या होता है, पाया जाता है। समझो, इवन ये जो बैक्टीरिया है मिथेनोबैक्टीरियम, ये ऑल्सो प्रेजेंट होता है र्यूमेन पार्ट ऑफ अ स्टमक ऑफ अ कैटल। जानते हो ना, कैटल के 4 स्टमक होते हैं, कौन कौन,
rumen, reticulum, omesum and abomesum। कोई दिक्कत? नाउ देखो, अब इसमें सेल्यूलोजिक मटेरियल प्रेजेंट होता है एज अ फूड ऑफ द कैटल, जो कि र्यूमेन में पाया जाता है। नाउ इसी जगह पर बैक्टीरिया हेल्प करके सेल्यूलोज का ब्रेकडाउन कर देता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन ऑफ कैटल्स का। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज तो हाई फाइबर है ना बेटा। जब तक हाई फाइबर को तोड़ेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, तो बेचारे को एनर्जी तो मिलेगा नहीं, और जब एनर्जी मिलेगा नहीं तो बेचारा कैसे ग्रो होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में? नाउ डियर स्टूडेंट समझिएगा, दस द एक्सक्रीटा और डंक ऑफ अ कैटल कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस। इसी एक्सक्रेटा और डंक को कॉमनली क्या कहते हैं? गोबर गैस कहते हैं। और इस गोबर के अंदर बैक्टीरिया काफ़ी रिच होता है। आज भी हम लोगों को याद है कि जब हम लोग पटाखे छोड़ते थे दिवाली के टाइम पे, तो मैं बेसिकली, तो आप जानते हो कि मैं गांव से बिलोंग किया हूँ और मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम गांव में ही बीते। तो देन क्या होता था ना कि वहाँ पर मड़ी लगी हुई रहती थी, यानी टीले बने हुए रहते थे गोबर के। तो बेसिकली गांव में पटाखे वगैरह होते थे। तो हम लोग क्या करते थे, पटाखे 3-4 चीज़ में लगाते थे। पहला तो एक सैंड में लगाते थे, लेकिन सैंड जब छिटकता था तो बहुत कस के चोट लगता था, तो उसमें मज़ा नहीं आता था। ठीक है, और कभी काल ना पटाखे तो अपन डंक में भी लगाए हैं यार, ऑसम बनता था। ऐसा लगता था एक बाउल बन गया है पटाखे का फट करके, ठीक है, डंक के अंदर, और जो डंक होता था वो स्प्लैश करके आसपास वाले के जितने घर में रहते थे सब घर में पड़ जाते थे, है ना, मज़ा आता था। दैट्स द टाइम फॉर द इंटरेस्टिंग वन। लेकिन अब क्या किया जाए? नाउ अभी देखिए, जैसे डंक कैन बी यूज फॉर अ जनरेशन ऑफ बायोगैस, और इस चीज को कॉमनली क्या कहते हैं? गोबर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं इस चीज को? गोबर गैस कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अब गोबर गैस गांव में मैं तो आपको प्रैक्टिकल बताऊं क्योंकि हम लोग भी घर में बनाए थे। बायोगैस प्लांट कंसिस्ट होता है पहले तो कंक्रीट टैंक का, जिसे सीमेंट वाला टैंक कहते हैं, 10 से 15 फीट डीप, इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड। ठीक है, और स्लरी और डंक्स वगैरह क्या किया जाता है? इसी में डाला जाता था, और एक फ्लोटिंग कवर इसके ऊपर रखा जाए। बेटा ये जो फ्लोटिंग कवर है ना, ये गैस के हिसाब से स्विच होता था। अगर गैस ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लोटिंग कवर ऊपर हो जाएगा, क्योंकि नाम ही समझो फ्लोटिंग कवर है। फ्लोटिंग कवर का मतलब आप क्या समझ रहे हो? यही कि ऐसा कवर जो उस गैस के ऊपर फ्लोट कर रहा हो। आई बात समझ में? उसे फ्लोटिंग कवर कहते हैं। अब देखो, जैसे ही ये प्लेस होगा स्लरी के ऊपर, जो कि कीप राइजिंग एज द गैस प्रोड्यूस इन अ टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटीज। दिख रहा है बेटा? ये गैस होल्डर है और यही फ्लोटिंग कैप है ना। देखो अब इससे हमें पता चल जाएगा कि गैस कितना हो रहा है। लेकिन बेटा इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट ये है ना कि अगर इस बंदे में लीकेज हो गया और कोई दिवाली के टाइम पे हो गया, या फिर दिवाली में कोई एक रॉकेट इस गैस होल्डर के आसपास आके प्रेजेंट हो गया, तो बेटा घर का दिवाला निकल जाएगा। मतलब इतना भी बड़ा डैमेज नहीं होगा, लेकिन बस्ट जो करेगा ना, ये बस्ट इतना करेगा कि पूरा घर की जो पेंटिंग होगी ना आउटर वाली, वो गोबर गोबर की हो जाएगी। आई बात समझ में? ये प्रैक्टिकल मेरा देखा गया है। गांव में हम लोगों ने देखा था ऐसा कि एक घर में हुआ था, वो जो रॉकेट कहते हैं ना अक्सर, वो रॉकेट ऊपर गया था, ऊपर आने के बाद नीचे आया था, नीचे आने के बाद फिर से एक पटाखा फूटा था बूम कर गया। और वो कह सकते हो कि ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाले तो हम ही हुआ करते थे, है ना। और हमारे साथ एक हमारा गैंग मेंबर जो हमारा फ्रेंड था वो भी था, जिसने गोबर गैस को उड़ाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, है ना। तो तब से हम लोगों का गांव में नाम आतंकवादी रख दिया गया था, है ना। खैर कोई नहीं, देखते आगे। नाउ
अब देखो कि इससे क्या, गैस होल्डर से एक गैस आउटलेट निकाल लिया जाता है। ये गैस आउटलेट जैसे ही निकाला जाता है, जो कि कनेक्ट किया जाता है एक पाइप से और सप्लाई कर दिया जाता है नियर बाय हाउसेज में, ठीक है, जिससे कि गैस क्या हो जाता है, प्रोड्यूस होता है। कोई दिक्कत? अब जरा देख लेना, द स्पेंट स्लरी इज रिमूव थ्रू द अनदर आउटलेट। मतलब देखो क्या है कि अब ये साइड जो डंक वाटर है और ये साइड स्लज है, तो अब जैसे तुम फ्रेश डालोगे तो फ्रेश तुम्हारा बॉटम पे रहेगा, लेकिन जो वेस्टेड रहेगा वो क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा। तो स्लज एक ऊपर से निकलेगा इसमें। ये मेथड इसकी काफी अच्छी होती है, ठीक है, वो बैठा हुआ नहीं रहेगा। अब क्या है बेटा, जरा समझो कि जब ये स्लज ऊपर से रहेगा तब क्या करेगा कि अब ऑटोमेटिकली ये स्लज को रिमूव कर देंगे, क्योंकि काफी थिक स्लरी पार्ट हो जाता है, और डंक ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। यही स्लज आगे चल करके फर्टिलाइजर के तौर पर लैंडफिल्स में चला जाएगा, क्योंकि माइक्रोब्स में इनरीच होता है ये, है ना। देखो मे यूज एज अ फर्टिलाइजर, देखो यहां पे दिखा हुआ है, cattle dung available in a large quantity in a rural areas where the cattle are used for the varieties purpose। वो कैटल किस चीज के लिए, वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो बायोगैस प्लांट आर मोर आफ्टर बिल्ड इन अ रूरल एरियाज। वो किस में सबसे ज़्यादा बिल्ड किया जा रहा है, रूरल एरियाज में बिल्ड किया जा रहा है, जिसमें देखो कि बायोगैस प्रोड्यूस हो, ये प्रोड्यूस्ड इज द यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। ये दो चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, कुकिंग एंड लाइटिंग के लिए। और पिक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट शोज फिगर 10.8 में, जो याद रख लेना, टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस डेवलप इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। याद रख लेना, अगर ये दोनों के बिहाफ पे ही बायोगैस का टेक्नोलॉजी इंडिया में सक्सेसफुल है, वरना नहीं है, ठीक है। अगर आपका गांव, फिर वही सब है, बेवकूफ़ सी बात है, गांव स्कूल है, गांव में है, तो आप भी जाकर के गोबर गैस बनाए, वाह, जैसे लगता है फ्री में बन जाता है, क्या बात है NCERT। नेक्स्ट देखो भाई, अब क्या है कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिला, इसके अंदर क्या क्या मिला जरा वो देखेंगे। तो इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन में मिला हमें मीथेन। मीथेन कितना था, 50 से 70%। CO2 मिला 30 से 40%। और जो ट्रेस अमाउंट रहा रिमेनिंग, है ना, उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अरे बात समझ में? अब देखो इसमें सेल्यूलोज में या फिर गोबर गैस के पॉलीमर्स जो होते हैं वो होते हैं, पहला सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब, ठीक है, जो get degraded into मोनोमर, ठीक है। लेकिन याद रख लेना स्टार दे करके, लिग्निन एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये क्या हो जाएगा, डू नॉट डिग्रेड होगा, कारण इसे तोड़ने के लिए कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब मोनोमर बना, ये तो फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में मोनोमर किस में कन्वर्ट होगा, ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और ऑर्गेनिक एसिड में मोस्टली क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। अब थर्ड स्टेज में यही एसिटिक एसिड क्या होगा,
ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीथेन में। ठीक है, आ रही बात समझ में? और याद रखने एक कहने और सुनने वाली बात कि सेल्यूलोज का डाइजेशन काफी स्लो होता है। अब बेटा होमवर्क, एडवांटेज ऑफ बायोगैस क्या करोगे? लिख करके मुझे बताओगे, है ना? इसके बाद लास्ट टॉपिक अपना बचा माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट,